नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर मोदी जी उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। बंगाल से भी इतना परेशान नहीं है, लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य, सेकंड बिगेस्ट स्टेट महाराष्ट्र से मोदी जी भीतर तक हिले हुए हैं, परेशान हैं। और बदकिस्मती देखिए कि आज मोदी जी इलेक्शन में सबसे बड़ी गलती, अब तक की सबसे बड़ी गलती महाराष्ट्र में ही कर बैठे। अब कहने वाले लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने आज महाराष्ट्र में एक ऐसे विभीषण को गले लगाया है जो उनकी ही लंका लगा सकता है, जला सकता है। अब दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस इलेक्शन को लेकर मैं मोदी जी की जो सबसे दुखती रग है उसी पर हाथ रखने जा रहा हूँ। अब ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बढ़ती शोहरत, बढ़ती लोकप्रियता, उससे मोदी जी इतना परेशान थे, बेचैन थे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के राजनीतिक शत्रु और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे को मोदी जी ने इसी बेचैनी में गले लगा लिया। और आज दिल्ली में राज ठाकरे को अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य ने रेड कारपेट वेलकम दिया, कि एक ऐसा वेलकम जिसको लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक चर्चा है, हड़कंप है। अब राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने से हो सकता है मोदी जी को महाराष्ट्र में 2-3 सीटें ज़्यादा मिल जाएं। हो सकता है कि उनकी जो टैली है, उनका जो स्कोर है महाराष्ट्र में, उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि ये जो दोस्ती है राज ठाकरे के साथ, ये जो गले मिले हैं आज अमित शाह और राज ठाकरे, ये दोस्ती उत्तर भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में बहुत महंगी पड़ सकती है। ये सौदा बहुत महंगा हो सकता है। अगर मुंबई में 2-3 सीटों का लाभ है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में उससे 4 गुना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि आज जो ये मिलन हुआ है इसने पुराने घाव, पुराने जख्म ताज़े कर दिए। ये वही दरअसल ठाकरे हैं जिन्होंने एक ज़माने में या कुछ साल पहले तक यूपी के लोगों पर, बिहार के लोगों पर, झारखंड के लोगों पर जो काम करते हैं मुंबई में, उनके खिलाफ बहुत जहर उगला, मारपीट भी हुई, हमले भी हुए। और इसीलिए जब आज अमित शाह और राज ठाकरे की जो तस्वीरें थीं ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके कुछ ही घंटे बाद यूपी में, बिहार में, झारखंड में, या पूर्वी यूपी में, गोरखपुर से लेकर बनारस तक बहुत से ऐसे वीडियो थे पुराने राज ठाकरे के जो वायरल होने लगे। वो वीडियो जहां चुन चुन कर बहुत कुछ राज ठाकरे ने माइक से, लाउड स्पीकर से मुंबई की गलियों में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को कहा था। आप खुद सुनिए वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको खुद देखिए आप। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। तो सिर्फ सवाल पूछने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों को मुझे सवाल पूछने हैं। आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आप हर जगह जाके अपमानित होते? इतने वहां से लोग आए, अच्छा मुंबई में फोकट घर मिल रहा है। अब जिस तरह की भाषा है, जिस तरह के अल्फाज हैं, जिस तरह के आप कह सकते हैं संवाद हैं, या जिस तरह के वो लफ्ज़ों से हमले कर रहे हैं राज ठाकरे, उसे कहीं ना कहीं एक गहरी प्रतिक्रिया हो सकती है बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भले ये वीडियो पुराने हों, भले ही आज होठ सिल लिए हों, लेकिन बुनियादी फ़र्क यह है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में कि उद्धव ठाकरे ने जहां दिल बड़ा किया है, जहां आज उनकी पार्टी में मुस्लिम्स, सेकुलर, सोशलिस्ट, इस तरह के लोग आ रहे हैं। यूपी और बिहार के तो लोग आ ही रहे हैं, मुस्लिम भी आज उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं। वहीं पर राज ठाकरे की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं वो
नफरत की राजनीति, और शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इसकी गहरी प्रतिक्रिया हो सकती है। सुबह मैंने काफी उत्तर भारतीय जो मेरे दोस्त थे जो मुंबई में रहते हैं, बिहार है, यूपी है, वहां के उनसे बात की कि भाई क्या चल रहा है, इसके बारे में आपकी रिएक्शन क्या है। तो बहुत ही बुरी मेरे ख्याल से रिएक्शन। वो बोले जिस आदमी ने हमको महाबहन का ऐसी कोई सा शब्द नहीं उसके ऊपर गाली दिया, हमारे घर में जो ठेला वाले जो टैक्सी वाले वो गरीब लोगों को मारा, वो आदमी को अभी बीजेपी साथ में ले रही है। तो उनका हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिस पार्टी को हम सर के लेके नाचते थे उस पार्टी को हम कैसे सपोर्ट करें। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस बड़ी खबर पर, इस बड़े सवाल को डाइसेक्ट करूं, आपके मन में, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो बात जानकार कह रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स को जो बात समझ में आ रही, वो बात अमित शाह को समझ में क्यों नहीं आ रही, जिनको लोग चाणक्य कहते हैं, कलयुग के चाणक्य। अमित शाह को समझ क्यों नहीं आ रहा कि राज ठाकरे को लेकर क्या नुकसान होगा उत्तर भारत में। मोदी जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा, जो एक एक सीट पर दिमाग लगाते हैं, एक एक सीट पर तिगड़म बैठाते हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है गुजरात लॉबी को। मुझे लगता है कि सवाल तो बहुत अहम है और बुनियादी है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मजबूरियां क्या हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कि राज ठाकरे को यूं लिया गया है। अगर आप ये चार्ट देखें तो आपको शायद जो इस वक्त मोदी और शाह के जहन में चल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल ये चार्ट उत्तर भारत का है, और उत्तर भारत में जैसे हरियाणा है 10 सीटों वाला, हिमाचल है 4 सीटों वाला, उत्तराखंड 5 सीट, राजस्थान 25 सीट, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, झारखंड और दिल्ली, ये 225 सीटें हैं जिन्हें मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। तो उत्तर भारत की अगर आप ये सीटें देखें, और अगर मैं कहूं कि इन 225 सीटों में मोदी जी की स्ट्राइक रेट इस बार भी 90% प्लस होती है, तो इन 225 में 200 सीट्स, 200 से 205 सीट मोदी जी आज भी जीत सकते हैं। जी हाँ, हिंदी हार्टलैंड। और अगर इसमें आप गुजरात जोड़ दें तो ये सीटें 226 हो जाती हैं। मैं ये तब कह रहा हूं जब मोदी जी ऑल आउट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थे, जहां उनका गढ़ है, जहां उनका कैचमेंट एरिया है। 226 सीटें, इसके बियॉन्ड मोदी जी नहीं जा रहे। 226 पे उनकी सरकार नहीं बनती, इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर सरकार बनानी है, 272 पार करना है, तो फिर 42 सीटों वाला बंगाल, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र और 28 सीटों वाला कर्नाटक, इसमें गजब करना होगा। और बदकिस्मती फिर एक बार देखिए कि जो सबसे बड़ा राज्य 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, जहाँ पिछली बार 41 सीट ले गए थे, मोदी जी इस बार वहाँ गजब नहीं ढा पा रहे, और शायद इसीलिए वो राज ठाकरे के आगे भी झुक गए। वो इसलिए राज ठाकरे को भी गले लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बूंद बूंद से वो सागर बना लें। अब सवाल यह है कि चाणक्य के आगे जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि अगर महाराष्ट्र में राज ठाकरे को लें तो थोड़ी बहुत स्थिति बेहतर हो सकती है बीजेपी की, और अगर राज ठाकरे को ना लें तो शिंदे और अजीत पवार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो नाव वैसे भी डूब रही है, डगमगा रही है। और महाराष्ट्र में अगर नाव डगमगाई, 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में, जहां पिछली बार स्वीप किया था 2019 में, 2014 में, जीत के सेहरे के पीछे महाराष्ट्र में जो स्वीप था, जो झाड़ू लगाई मोदी जी ने, ये एक बड़ी वजह थी सेहरा पहनने की 2 बार। अब तीसरी बार अगर सेहरा पहनना है तो महाराष्ट्र में उसी रफ्तार से दौड़ना होगा मोदी जी को जिस तरह से वो 2014 और 19 में दौड़े थे। तो अगर राज ठाकरे को लें तो हो सकता है सिचुएशन इंप्रूव कर जाए, और अगर राज ठाकरे को ना लें तो नाव तो डूबी रही है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अगर नाव डूबी तो फिर 2024 की नाव भी डूब ही सकती है, डगमगा सकती। ये एक डर है, ये एक आशंका, ये एक कैच-22 सिचुएशन है। समझ नहीं आ रहा, आगे पहाड़ है, नीचे खाई है, करें तो क्या करें। इस सिचुएशन में वो फंस गए। इसलिए शायद बहुत सोच समझकर, जिस राज ठाकरे को 2019 में 5 साल पहले छोड़ दिया था, मोदी जी ने लेते लेते छोड़ दिया था, उसको फिर से गले लगा लिया। ये है मजबूरियां, डूबते को तिनके का सहारा। तिनका भी अहम है मोदी जी के लिए। और मुझे लगता है इस बड़े सवाल को आज मैं चाहूँगा डाइसेक्ट करूँ, इसके सवाल के भीतर उतरूँ। 2 एक्सपर्ट हैं, महाराष्ट्र के किंग हैं, एक सुधीर सूर्यवंशी हैं जो कई बरसों से
महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं और महाराष्ट्र से आने वाले अशोक वानखेड़े टाइगर भी आज होंगे, टाइगर भी होंगे, सूर्यवंशी भी होंगे। इस सवाल को मुझे लगता है डाइसेक्ट करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए ये दो बेजोड़ पत्रकार हैं और इनसे बेहतर और दूसरा नहीं है कोई विकल्प। चलते हैं सीधे सुधीर सूर्यवंशी जी के पास। मराठी पत्रकार हैं, अंग्रेज़ी पत्रकार हैं, हिंदी भी बोलते हैं और फिर अशोक वानखेड़े भी साथ में होंगे। पहला सवाल अशोक वानखेड़े टाइगर से है। टाइगर, राज ठाकरे के मैं आंकड़े देख रहा, ये सही बात है कि वो बाला साहब के डीएनए है, एकदम सही है, वो सगे भतीजे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, उनके पास ना लोकसभा में एक सांसद है, ना राज्यसभा में सांसद है, ना महाराष्ट्र विधान परिषद में एक विधायक है, सिर्फ एक विधायक है असेंबली में, बीएमसी में भी कुछ नहीं है। उनका जो वोट शेयर है वो 2.25% है, और भी हो सकता कम हो गया हो। ऐसे आदमी को जिसके पास गिनती नहीं है, आंकड़े नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आगे पीछे कुछ है नहीं, इसको भी सर माथे पर गुजरात लॉबी बैठा रही है। मोदी जी पीछे जा रहे हैं, अमित शाह पीछे जा रहे हैं, वीआईपी वेलकम दिया जा रहा है, लाल कालीन दिल्ली में बिछाई है। इतने इंपॉर्टेंट राज ठाकरे कैसे हो गए, जो आदमी एक पॉलिटिकल गोडाउन में बैठा हुआ था। एक हिंदी में कहावत है दीपक भाई, डूबते को तिनके का सहारा। ये तिनका है जिसको इन्होंने पकड़ा है, क्योंकि डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ये 106 पे जो मंडरा रहे थे कि हम विधानसभा में 106 लेके आए हैं, ये शिवसेना के बदौलत था। शिवसेना सिंसियरली वोट ट्रांसफर कर रही थी और इन्होंने शिवसेना को गच्चा दिया, इसलिए इतनी तफावत हो गई। और उसके बाद मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आपने कह दिया कि डूबते को तिनका का सहारा, यानी राज ठाकरे मतलब तिनका। मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है मोदी शाह की? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ गुजरात लॉबी? गुजरात लॉबी इसलिए है कि वो गुजरात के हैं। पहली बात तो यह है कि गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र पुराना है। दूसरी बात है, मराठी अस्मिता से जुड़ी हुई शिवसेना है, उसको आपने तोड़ा है। महाराष्ट्र का इतिहास है, मैं बार बार कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गद्दारों से ही ज्यादा लड़ाई करी है। तो इस गद्दारी का जो कीड़ा लगा हुआ है, ये अब यहां तक आ गया है, 2023-2022 तक। शिवसेना से जो बाहर गया कभी नहीं फला। तो आपने जो तोड़ा है, आपने तोड़ा, महाराष्ट्र की अस्मिता को छेड़ा है, महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात ले जाके महाराष्ट्र पे डकैतियां की है। इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता मांग रही है, इसलिए आपको एक एक शील्ड चाहिए। आप अब आपको अजित पवार नहीं बचा पा रहे, आपको एकनाथ शिंदे बचा नहीं पा रहे, आपके खुद के मोहरे तो एकदम गधे साबित हो गए, जिसको आप घोड़े कह रहे थे। अब आपको राज ठाकरे भी चल जाएंगे, आपको बच्चू कडू भी चाहिए, प्रहार जी, सबको। कल आप राजू शेट्टी के सामने भी नतमस्तक हो जाएंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। नहीं टाइगर, आपने बड़ी बात कही कि जो भी गद्दार यानी जो भी विभीषण और जयचंद हैं, उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं, बीजेपी उन सबको ला रही है। लेकिन सुधीर जी, ऐसा तो नहीं है कि विभीषण लाके खुद की लंका जल जाए। दीपक जी, आप बात बिल्कुल कह रहे, सही कह रहे। आपने देखा होगा हर जगह पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वहां पे मेरे ख्याल से एनडीए और बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। वो इसीलिए एक एक वोट, जैसे हम कहते हैं एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है, वैसे बीजेपी भले कह रहे हैं कि 400 पार रहेगी, लेकिन एक एक बूंद के लिए मेरे ख्याल से वो तरस रहे, एक एक बूंद के लिए वो फाइट कर रहे। इसलिए एमएनएस का वोट शेयर आपने जो कहा सिर्फ 1% और 1% से ज्यादा नहीं है। तभी भी उनको राज ठाकरे चाहिए। राज ठाकरे आज की हालत में महाराष्ट्र में इतना वजूद नहीं है देखा जाए तो, लेकिन मेरे ख्याल से राज ठाकरे से ज्यादा मुझे बीजेपी को ज्यादा दया आती है, तो जो 400 पार का आंकड़ा लगाने वाली थी, जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहती है, वो खुद को, वो जो आदमी ने उनको गालियां दी थी 2019 के इलेक्शन में, कुछ क्या नहीं कहा था राज ठाकरे ने। आपको जो उनके पुराने वीडियो निकालेंगे तो आदमी को आप घर में क्या, उनके आपके मेरे ख्याल से प्रांगण में भी नहीं आने देंगे। वो आदमी का आप वेलकम करें, वो वेलकम करने के विनोद तावड़े जा रहे हैं, अमित शाह उनको गले मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें सभी बातें आ रही है कि बीजेपी की हालत कितनी महाराष्ट्र में बुरी है।
किस बुरी तरीके से लड़ रही है। इसलिए जैसे टाइगर ने कहा कि उनके घोड़े गधे साबित हो गए, अभी दूसरे अभी घोड़े के गधे पता नहीं, लेकिन उनको एक तरह से कलर दे के कुछ तो भी साबित करना चाहते। अभी पता चलेगा इलेक्शन में इसका क्या इंतजाम होगा। जी 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 नहीं सुधीर जी, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि राज ठाकरे जिन्होंने मोदी और शाह को ना जाने क्या क्या कहा, जो हम मतलब बता नहीं सकते, ऐसी वल्गर लैंग्वेज थी। ऐसे व्यक्ति को अगर आप ले रहे हैं और वो भी उसके पास 1%, सिर्फ 1% जिसके पास वोट शेयर हो, एक बूंद आप ले रहे हैं, इसका मतलब जो टाइगर ने कहा कि तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। और ये जो 400 पार है, बहुत कंफ्यूजिंग नारा है मोदी जी का, कहां 400 पार और कहां एक एक तिनका बटोर रहे हैं। टाइगर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या हकीकत महाराष्ट्र की ये है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे सब में तलवारें खींची हुई हैं? क्या आपको लगता है मोदी और शाह ने एक मयान में 3-4 तलवारें डाल दी हैं? राज ठाकरे की भी तलवार है, अजीत पवार की भी तलवार है, एकनाथ शिंदे की भी तलवार है, देवेंद्र फडणवीस की भी तलवार है, सारी तलवारें एक मयान में। नहीं, सवाल तो यह है कि ऑलरेडी इस मैन में इतनी तलवारें हैं कि उसमें हवा जाने की जगह नहीं। अब ये राज ठाकरे नामक छोटी छुरी कहां रखेंगे? सवाल ये है, राज ठाकरे करेंगे क्या? राज ठाकरे, यदि मैं अजीत पवार को तलवार कह रहे हैं, आप तलवार को छोटी छुरी बता रहे हो। एक मिनट सर, राजनीति में हवाबाजी, बोलने से, जुमलेबाजी से राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है आपके पास लोग कितने खड़े हैं। इनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट जो है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो था वो 2009 का था, जब ये पार्टी बनी थी जी। तब इनको पास 25 लाख वोट थे, 26 लाख, और 5.7% शेयर था। 13 विधायक थे। नासिक में 40 कारपोरेटर थे, बीएमसी में 27 कारपोरेटर थे। ये सब सिंगल डिजिट पे आ गए, सिंगल डिजिट पे, डबल डिजिट नहीं इनके नसीब में। यानी तलवार छोटी छुरी हो गई। अरे नासिक में जहां इनकी खुद की कारपोरेशन थी, बॉडी थी, एमएलए वाज रूलिंग, वहां 5 अभी कारपोरेटर नहीं है, वो भी छोड़ के गए। आप है कहां? आपके पास कुल 25 कारपोरेटर नहीं होंगे पूरे महाराष्ट्र में। आप बड़े नाम कहां से हो गए? मात्र बड़ी बड़ी बातें करने से और लोगों की मिमिक्री करने से और पैसे बटोर के पैसे भेज के लोगों को इकट्ठा करके तालियां बजाने से, और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, कार खटैक गले के नीचे लगाऊंगा, कान के नीचे लगाऊंगा, ये बात सिर्फ राज ठाकरे के मुंह से अच्छी लगती थी। राज ठाकरे जब बोलते तो लोग हंसते हैं। अरे कुछ तो मन की नहीं तो कुछ तो होनी चाहिए। एक तो लोकसभा चुनाव, मुझे तो लगता है सुधीर भाई जरा मुझे ठीक करिए यदि मैं गलत हूं तो, एक लोकसभा चुनाव तो ये भागी नहीं है, लड़े नहीं पिछला, और इसलिए नहीं लड़े कि इसके पहले उनको ईडी ने समझ दिया था। ओहो ये गए ईडी के कार्यालय में, ईडी ने समझ दिया था। ये बड़े बाहर आके कहे कि दूध का दूध, पानी का पानी, ईमानदार को डरना नहीं चाहिए, तो फिर लोकसभा क्यों नहीं लड़ा भाई? लोकसभा से विड्रॉ हो गए, एकदम चुप हो गए। नहीं, शिवसेना बीजेपी साथ लड़ रही थी। राज ठाकरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जीवन का? उनके पास महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट नहीं है, उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास सिर्फ अपनी एक दुश्मनी है अपने कजिन ब्रदर उद्धव ठाकरे के लिए जी। दूसरा सवाल, अहम सवाल दीपक भाई, जब आपका प्रोग्राम जो है वो पूरा पैन इंडिया सुनता है, एक सवाल ये है कि नॉर्थ इंडियंस पे मुंबई में सबसे ज्यादा प्रकोप किसका? राज ठाकरे का? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में नीतीश कुमार और बाकी लोग, यूपी में योगी आदित्यनाथ, ये राज ठाकरे पे क्यों हमला किया? इसी राज ठाकरे को अयोध्या आने नहीं दिया था, याद होगा आपको, ब्रिजभूषण सिंह ने, जिसके ऊपर वो शरीर के शोषण करने का महिला खिलाड़ियों का आरोप है जी। उसने कहा था कि यदि ये आए तो मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, और राज ठाकरे को अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। वो राज ठाकरे जिसको अयोध्या दर्शन करने नहीं लोग आने दे रहे, इतना उत्तर भारत में उसके खिलाफ लोग मन में प्रकोप लेके बहुत बड़ी बात, क्या जवाब देंगे? जी 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 क्या जवाब देंगे उत्तर भारतीयों को बीजेपी वाले? जी के पास आ रहा हूँ। सुधीर जी ये कह रहे हैं, टाइगर ने एक बड़ी बात ये कही कि भाई जो आदमी उत्तर भारतीयों को बार बार अपशब्द दे रहा हो, गाली दे रहा हो, तंज कस रहा हो, उन पर हमले करा रहा हो, बिहार के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, जहां पर
80 और 40, 120 सीटें हैं मोदी जी की। मोदी जी की 120 सीटें दांव पे। ऐसा तो नहीं है सुधीर जी ये पूरा मामला जो है महंगा पड़ जाए। राज ठाकरे को लेने से कहीं ऐसा ना हो मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए उत्तर प्रदेश और बिहार में। आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे को बंबई से लेकर बिहार तक जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, जिनको भैया कहा जाता है बॉम्बे में, क्या उनको पसंद नहीं करते राज ठाकरे को? दीपक जी, आपने काफी अहम और गंभीर सवाल उठाया है। मेरे ख्याल से राज ठाकरे के लेने के बीजेपी के मन में द्विधा थी। ये काफी दिन से चल रहा था कि राज ठाकरे बीजेपी स्क्रिप्ट पे चले, इसलिए 2019 के इलेक्शन में उन्होंने जो लावरे वीडियो जो शुरू किया था, उसके बाद में उनको ईडी के नोटिस आई कोहिनूर मिल के मामले में। राज ठाकरे ईडी के ऑफिस गए थे, उसके बाद में वो भी ईडी पीड़ित हो गए। उसके बाद में राज ठाकरे का जो आवाज था मोदी और शाह के अगेंस्ट में, वो काफी साइलेंट हो गया, वो असेंबली में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा, फिर बाद में साइलेंट हो गया। लेकिन उनको एक डर है कि बीजेपी को राज ठाकरे को लिया जाए कि जो उत्तर भारतीय जो जैसे आपने जिक्र किया 120 सीट का लोकसभा का, उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। सुबह मैंने काफी उत्तर भारतीय जो मेरे दोस्त थे जो मुंबई में रहते, बिहार है, यूपी है, वहां के उनसे बात की कि भाई क्या चल रहा है, इसके बारे में आपकी रिएक्शन क्या है। तो बहुत ही बुरी मेरे ख्याल से रिएक्शन। वो बोले जिस आदमी ने हमको महाबहन का ऐसी कोई सा शब्द नहीं उसके ऊपर गाली दिया, हमारे घर में जो ठेला वाले जो टैक्सी वाले वो गरीब लोगों को मारा, वो आदमी को अभी बीजेपी साथ में ले रही है। तो उनका हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिस पार्टी को हम सर के लेके नाचते थे, वो उस पार्टी को हम कैसे सपोर्ट करें। अभी हम द्विधा में आ गए। हम उत्तर भारतीय जो कांग्रेस के साथ में जुड़े थे बंबई में, अभी हम द्विधा में आ गए कि हम बीजेपी के साथ में रहे या ना रहे। मेरे ख्याल से आपने वो सवाल सही पूछा कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जिससे इनको भैया और इनको चिढ़ाया जाता है इस नाम से, वो लोग काफी टेंशन में कि राज ठाकरे आने से मेरे ख्याल से बीजेपी को पता नहीं उन्होंने ये असेसमेंट किया नहीं किया, कितना नुकसान हो सकता है। 1% राज ठाकरे से हो सकता है मुनाफा, लेकिन 5% का नुकसान भी हो सकता है। वो भी चीज मेरे ख्याल से वो भी कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा। संक्षेप में जो सुधीर जी कह रहे हैं कि अगर 1% का फायदा है तो 5% का नुकसान है राज ठाकरे से। अरे फिर एक कहावत सुनाता हूँ आपको, चौवन्नी उठाने के लिए पॉकेट से रुपया गिरा रहे हो आप। ओहो, एक चौवन्नी उठा रहे हो रास्ते से और पॉकेट से रुपया गिर रहा है आपके। क्या मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं, मोदी जी के अपने चेहरे पे विश्वास नहीं, अमित शाह के चाणक्य होने पे विश्वास नहीं, क्या आपकी रणनीति पे विश्वास नहीं, संगठन, पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल का मैनेजमेंट, अथाह पैसा, इस सब पे किसी पे विश्वास नहीं है, जो राज ठाकरे के चरणों में आ गए आप। इसका मतलब मोदी की गारंटी खुद को ही नहीं है। जो तथाकथित विकास और जो हमने देश के लिए किया वो सब खोखला है, ये जानते हैं। बूथ लेवल पे कांग्रेस बीजेपी का वर्कर उतर नहीं रहा है, क्योंकि वो बोलता है जिनको बाहर से लाया उनको लगाओ ना काम पे। हम तो 65 साल से बूथ संभाल रहे हैं जी, घर बेच बेच के आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में भाजपा के लिए सबसे बड़ी दुविधा है, ये बाहर के लोगों को सर पे कब तक लेके नाचेगी। एक एक इंसान बोझ बन चुका है, ऐसे में एक बोझ और आप लेके आ गए, एक सूटकेस और रख दिया कुली के सर पे। ये बीजेपी का वर्कर ढोएगा, अब राज ठाकरे के लोगों को भी ढोना पड़ेगा। और इनसे ज्यादा बदतमीजी तो शायद पॉलिटिकल अरोगेंस जो है, और राज ठाकरे उसका अंतिम मतलब उच्चतम उच्चांक है पॉलिटिकल अरोगेंस का। सियासत में जो बदतमीजी है, सियासत में जो बेहूदगी है, और हिंदुस्तान का जो एक कंसेप्ट है उसको किस तरह से अपशब्द और अपमानित करना है, उसके एक पर्याय राज ठाकरे देखते हैं। जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे बचते रहे। एक चीज सुधीर भाई मैं पूछना चाहूंगा, चलिए अब राज ठाकरे का जो होगा वो तो अमित शाह और मोदी जी को डिसाइड करना है। कि जो टाइगर ने कहा कि अगर राज ठाकरे चवन्नी है तो चवन्नी उठाने के चक्कर में रुपया गिर रहा है मोदी जी की जेब से, ये तो समय बताएगा। मैं सुधीर जी फाइनल क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संक्षेप में जवाब मैं चाहूंगा। पिछली बार 48 में से 41 सीट महाराष्ट्र में मोदी जी ले गए, तब उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े थे। इस बार आपको लग रहा है 48 में 41 सीट जीत लेंगे, क्योंकि राज ठाकरे उनके साथ हैं, उनके साथ जो है अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल है, उनके साथ एकनाथ शिंदे की फौज है बागियों की,
सारे लोग तो मोदी जी ने इकट्ठे कर लिए हैं, तो क्या 48 में से 41 रिपीट करने मोदी जी जा रहे हैं, या ये सीटें 41 से कम हो रही हैं एनडीए की? दीपक जी, संक्षिप्त में जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो सीटें लाई 2014 2019 में, वहां पे मेरे ख्याल से शिवसेना का 23% वोट शेयर था, वो हम भूलना नहीं चाहिए। वो 23% वोट शेयर अभी उद्धव ठाकरे जाने के बाद में वो फिलअप करने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे का उपयोग किया, अजित पवार का उपयोग किया, अभी राज ठाकरे का किया। उनके बावजूद भी वोट शेयर वो फिलअप नहीं हो रहा है। सकाल जो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर उन्होंने सर्वे किया था, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी 1.5% से आगे चल रही है महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब महाराष्ट्र में जो मुकाबला है वो तो कांटे का है, टक्कर काफी बड़ी है। और दूसरी बात, अहम बात कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में जो नॉर्थ में राम मंदिर का मसला हो, बाकी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रही है। यहाँ पे जो किसान के मुद्दे जैसे कपास हो, सोयाबीन हो, गन्ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ के जो रोजगार गुजरात चले गए, सब फैक्ट्री चली गई, ये मुद्दा हो, मराठी अस्मिता का मुद्दा हो, लोकल इश्यूज है, लोकल सेंटिमेंट्स अंडरकरंट काफी है। इसलिए मेरे जैसे पहले सेगमेंट का बीजेपी एक एक बुन के लिए मेरे ख्याल से ट्राई कर रही है, एक एक बुन उनको चाहिए। तो उसीलिए मुझे नहीं लगता 2014 और 2019 का जो परफॉर्मेंस था, बीजेपी ये हालत में बिल्कुल भी नहीं है वो रिपीट करने में। टक्कर काफी कांटे की है। तो इसकी वजह से 41 से सीटें जो मोदी जी ने 41 सीटें ली थी एनडीए की, ये सीटें 30 हो सकती हैं, 30-32 हो सकती हैं, या 25-26 तक आ सकती हैं नीचे। मेरा जो अनुमान है, देखो मैं इसको थोड़ा ये कहना चाहता हूं, नॉर्थ महाराष्ट्र में उनको काफी ठीक ठाक सीटें मिलेगी, लेकिन उनको भारी भरकम नुकसान जो है जो मुंबई में होने जा रहा है, कोंकण में होने जा रहा है, मनोज जरांगे पाटिल का मराठा रिजर्वेशन की वजह से मराठवाड़ा में होने जा रहा है, और विदर्भ में कांग्रेस अच्छी तरह से फाइट में। तो मुझे लगता है कि जो 30 का आंकड़ा है वो भी मुझे थोड़ा टफ लग रहा है कि इस वक्त इलेक्शन होंगे तो भी वो अचीव करने के लिए, क्योंकि सेंटिमेंट बिल्कुल बीजेपी के फेवर में नहीं है। और मुझे लगता है स्ट्रक्चर उनके साथ में, लेकिन सेंटिमेंट्स नहीं है। स्ट्रक्चर उनके साथ में है, सत्ता उनके पास में है, लेकिन सेंटिमेंट्स नहीं है। आप कह रहे हैं 41 सीटें ली थी और 30 लाना मुश्किल है, 11 सीटों का नुकसान है। टाइगर, ये 30 से भी नीचे आंकड़ा जा रहा है क्या? ये 30 का नुकसान है, 30 के नीचे नहीं जा रहा है। उसका एक कारण बताता हूं मैं क्यों। इसके पहले सुनील भाई ने जो उदाहरण दिया, 48 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 25 एनडीए की। सिंगल डिजिट पे, मैं तो सिंगल डिजिट पे बोल रहा हूँ। छोड़ दीजिए उसको, मेरा अशोक वानखेड़े का आकलन छोड़ दीजिए, सुधीर जी मुंबई में बैठे, वो ज्यादा अच्छा आकलन कर लेंगे। मेरा ये कहना है कि अभी सुधीर जी ने कहा कि इनका जो परसेंटेज है उसको मेंटेन करने के लिए 1-2-1% के लोग जुड़ा रहे, लेकिन ये परसेंटेज पिछले चुनाव का था। वर्तमान में वो परसेंटेज उनके पास है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात है, कागज पे परसेंटेज जुड़ता है, वर्कर काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है। यदि एकनाथ शिंदे का एमएलए अजित पवार के खिलाफ लड़ने को आमादा है, तो फिर वो परसेंटेज ट्रांसफर कैसा होगा? आपने तो कागज पे कर लिया, जमीन पे उतर रहा है क्या वो? और ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एकनाथ शिंदे के भी लोग हैं, अजित पवार के भी लोग हैं। अब 13 सांसद यदि उसके पास है, एकनाथ शिंदे के पास, और उसको आप 10 सीटें दोगे, तो वो अपने 3 सांसद को घर बिठाएगा। चलिए टाइगर, आखिर में बता दीजिए 25 सीट ला रहे हैं कि नहीं आ रहे? लास्ट लाइन सवाल ही नहीं उठता, बड़ा आंकड़ा बोल रहे हैं। चलिए 25 सीटें भी नहीं आ रही हैं। सुधीर जी जो मुंबई से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 25 तक आ सकती हैं। टाइगर कह रहे हैं कि मैं 25 का फिगर भी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि एक मयान में कई तलवारें मोदी जी ने डाल दी हैं। मराठा सेंटिमेंट्स, गुजरात के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स, इसके अलावा राज ठाकरे को लेना एक बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय नाराज हैं। इसका इम्पैक्ट आपको पटना और लखनऊ में भी दिख सकता है। कुल मिलाकर मोदी जी ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में रथ फंसता चला जा रहा है, और ये रथ को कौन खींच पाएगा? क्या अजीत पवार इस रथ को आगे खींच पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे खींच पाएंगे? राज ठाकरे खींच पाएंगे? अमित शाह खींच पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। आप दोनों लोग आए, बॉटम लाइन ये है कि मोदी जी एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो सर पे सेहरा बंधना मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड बिगेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है। अशोक वानखेड़े साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर भाई, समय निकाला आपने, खुलकर बात करी आज के दौर में। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, और दोस्तों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मेरे दोस्त
देख रहे हैं। थैंक यू वानखड़े साहब, थैंक यू सुधीर सूर्यवंशी साहब, थैंक यू सो मच।